नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता राज्य के महत्वपूर्ण चार तत्वों में से एक तत्व है, जिससे कि राज्य किसी भी दृष्टि से आंतरिक एवं बाह्य रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, किसी अन्य देश के काबू में नहीं रहता। तो प्रभुसत्ता राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। प्रभुसत्ता के बारे में अरस्तु ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति शब्द प्रयोग किया। मध्य युग में न्यायविदों, धर्माचार्यों तथा अन्य लेखकों ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति अथवा राज्य की परम सत्ता जैसी शब्दावलियों का उसमें प्रयोग किया, जो आज हम संप्रभुता के बारे में लेते हैं। इस शब्द का प्रयोग फ्रांस के जीन बोदा को प्राप्त है, जिन्होंने सिस्टमेटिक इसका अध्ययन किया और अपनी पुस्तक जो 1576 में प्रकाशित हुई थी, 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक में एक फ्रांसीसी शब्द सोवरेनिटी का निटे का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी समानार्थक सोवरेनिटी है। उसके शब्दों में प्रभुसत्ता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति जो कानून के नियंत्रण से परे है। हम सरल शब्दों में इसकी अगर बात करें तो यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति को इंगित करता है। इस संप्रभुता के दो आयाम हैं, आंतरिक क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। प्रभुसत्ता के विचार का अर्थ है कि राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। स्पष्ट शब्दों में प्रभुसत्ता अपने अधीन संपूर्ण प्रदेश के लिए कानून बनाने तथा उसे लागू करने के बारे में राज्य की शक्ति का द्योतक है, और यह आदेश देने और आज्ञा पालन को बाध्यकारी करने वाली अंतिम शक्ति है, और यह किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। बाह्य क्षेत्र में बात करें तो प्रभुसत्ता के विचार का निहितार्थ राज्य का किसी विदेशी आधिपत्य अथवा नियंत्रण के मुक्त होना है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते बाह्य क्षेत्र में प्रभुसत्ता का अपवाद है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधि और अगर समझौता हो तो हम इसको नहीं ले सकते। बाकी आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से सभी राज्य स्वतंत्र हैं। अतः सामान्य परिभाषा, प्रभुसत्ता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके कारण वह आंतरिक और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें। सर्वोच्चता, सबसे पहली विशेषता सर्वोच्चता। राज्य की सत्ता सर्वोच्च एवं अनियंत्रित है। यह शक्ति अपनी इच्छा के निर्माण, अभिव्यक्ति एवं साकार करने में कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं करती। यदि इसको कानून के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि राज्य किसी कानून का निर्माण कर सकता है और लागू कर सकता है। सभी संबंधित व्यक्तियों पर वह लागू होता है। कोई अन्य सत्ता उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती अथवा निरस्त कर सके। दूसरा है सार्वजनीनता। चूंकि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, अतः अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लागू। सार्वजनीनता का मतलब सभी पर लागू होना। ऐसी स्थिति में यह सर्वव्यापक है। तीसरा स्थायित्व। राज्य की यह स्थायी विशेषता है। प्रभुसत्ता का धारक होता है जो मर सकता है, परंतु राज्य की सत्ता बनी रहती है। अर्थात एक तरह से कुर्सी इसके सर्वोच्च सत्ताधारी का इंगित करती है, जो उत्तराधिकारी के पक्ष में हस्तांतरित हो जाती है। राज्य अपनी प्रभुत्व सत्ता तभी अंशित हो सकता है जब कोई उसे अन्य राज्य उसे पराजित कर दे, उसे उपनिवेश अथवा दास बना ले। इसलिए अंग्रेज लोगों को राष्ट्रगान है, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे। अदेयता अर्थात दी नहीं जा सकती। प्रभुसत्ता किसी को दी नहीं जा सकती अर्थात हस्तांतरित भी नहीं है। प्रभुसत्ता राज्य के व्यक्तित्व का प्राण तत्व है। जब किसी राजशासक का निधन होता है तो उसका पद उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है। उसका आशय है शासन में परिवर्तन होता है, न कि प्रभुसत्ता का त्याग। जैसे लॉयबर कहते हैं कि प्रभुसत्ता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने की क्षमता के से, अथवा उस जैसे मनुष्य आत्मविश्वास के बिना अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। अगला है अविभाज्यता, यानी विभाजित नहीं की जा सकती। राज्य की सार्वभौम सत्ता को विभाजित नहीं किया जा सकता। राज्य की अपनी इच्छा होती है जिसे अनेक इच्छाओं में नहीं बांटा जा सकता। अतः एकलवादी हॉब्स, रूसो, हीगल, ऑस्टिन। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुसत्ता का अर्थ है। कभी कभी संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन को प्रभुसत्ता का विभाजन मान लिया जाता है, लेकिन वह गलत है, क्योंकि राज्य की प्रभुसत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता, बल्कि वह तो शासन संबंधी शक्तियों का डिवाइडेशन है, सेपरेशन है।
जो संवैधानिक प्रणाली के अनुरूप विभिन्न प्रशासनिक अंगों में बांट दिया जाता है। अब बात करेंगे हम प्रभुसत्ता के रूप, कौन कौन से रूप होते हैं। पहला है नाम मात्र की प्रभुसत्ता और वास्तविक प्रभुसत्ता। इंग्लैंड का राजा राज करता है परंतु शासन नहीं, यह नाम मात्र की सत्ता को सर्वोत्तम उदाहरण है। सारा शासन उसके नाम पर होता है लेकिन शक्तियां वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री व उसके मंत्रियों में निहित होती है। सामूहिक रूप से संसद के प्रति वह उत्तरदायी होते हैं, इसलिए कहते हैं कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविक। दूसरा है वैधानिक प्रभुसत्ता व राजनीतिक प्रभुसत्ता। वैधानिक प्रभु वह है जिसके पास कानून के निर्माण तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति होती है। ऐसे प्रभु द्वारा निर्मित कानून सभी संबंधित लोगों पर तथा वर्गों पर अनिवार्य लागू होते हैं और वही सत्ता कानून को परिवर्तित या निरस्त कर सकती है। ब्रिटेन की संसद इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, अर्थात वैधानिक सत्ता जो कानून बनाने का काम करती है। जो ब्रिटेन की संसद है वह क्या कर सकती है कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सारे काम कर सकती है, अर्थात वहाँ की संसद संप्रभु है। राजनीतिक प्रभुसत्ता निर्वाचक मंडल की शक्ति का द्योतक है। जो मत देने वाला है संसद को बना सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। संसद के सदस्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मतदाताओं को स्वीकार्य न हो। यदि ऐसा हो तो मतदाता विद्रोह करके संसद को बदल सकते हैं। इसी कारण कहा गया है कि वैधानिक सत्ता है उसके पीछे राजनीतिक सत्ता काम करती है। गिलक्रिस्ट कहते हैं राजनीतिक प्रभुसत्ता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून के पीछे होते हैं। तीसरी है विधानतः प्रभुसत्ता व तथ्यतः प्रभुसत्ता। विधानतः प्रभुसत्ता से तात्पर्य है कि राज्य सुस्थापित कानून एवं परंपराओं के अनुसार अपने पद पर आसीन होता है और इसलिए उसके पास आदेश तथा संबंध राज्य लोगों से उनके आज्ञा पालन की प्राप्ति का वैध अधिकार है। अभिप्राय है कि उसका पदासीन रहना तथा सभी शक्तियों का उपयोग करना देश के कानून की व्यवस्था के अनुकूल है। परंतु तथ्यतः राजप्रभु वह है जो राज्य के सर्वोच्च पद पर गैर कानूनी अथवा असंवैधानिक ढंग से आसीन होता है और उसके उपरांत अपनी इच्छा को लागू करने के लिए बल का प्रयोग करता है। किसी देश में युद्ध या विद्रोह के परिणाम स्वरूप ऐसा हो सकता है, जैसे 1649 में इंग्लैंड में चार्ल्स फर्स्ट को फांसी तथा लंबी संसद भंग होने के बाद क्रोमवेल तथ्यतः प्रभु बना। 1796 में डायरेक्टरी का तख्ता पलटकर नेपोलियन फ्रांस का तथ्यतः प्रभु बना। तथ्यतः शासक देश का संवैधानिक कानून बनाकर अथवा शासक के पद पर पुनः आसीन हो जाए तो वह विधानतः व तथ्यतः प्रभु के बीच ऐसा भेद कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। जैसे 1936 में इथोपिया के सम्राट हैल सेलासी ने इटली में शरण ली, लेकिन इटली के पराजय के बाद पुनः सत्ता संभाल ली। ऐसे ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति दाऊद खान ने संवैधानिक कानून को बदलकर अपनी सत्ता को वैध बना लिया और अपने देश में राजतंत्र प्रणाली को हटा दिया। लोक प्रभुसत्ता, जनता की प्रभुसत्ता भी कहते हैं इसे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला भी है। रोमन लोग राज्य की सत्ता का स्रोत लोगों की सामूहिक शक्ति को मानते थे। ओक्कम के विलियम तथा पेडुआ के मार्सिलो जैसे कंसिलियर आंदोलन के अग्रदूतों ने इसी लोक प्रभुसत्ता पर बल दिया। इसका श्रेष्ठ प्रवर्तक फ्रांस का रूसो, जिसने कहा कि राज्य की सत्ता लोगों की सामान्य इच्छा है। अमेरिकी जेफरसन ने जनता को सर्वोच्च शक्ति के रूप में विचार पर बल दिया। ऑस्टिन की प्रभुसत्ता, ऑस्टिन संप्रभुता के बारे में क्या व्याख्या करता है? प्रभुसत्ता पूर्णतया वैधानिक दृष्टि से अध्ययन किया, जैसा हॉब्स बेंथम ने किया, अपनी विशेष महत्ता रखता है। इस संदर्भ में इसने शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या एक अंग्रेज न्यायविद जॉन ऑस्टिन ने 1790 से 1859 में प्रस्तुत की और जिसने 1832 में अपनी पुस्तक द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में इस शब्द की परिभाषा की और इन शब्दों में की कह सकी, यदि एक निश्चित मानव प्रभु जो अपने सिवाय किसी अन्य की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त नहीं है, बल्कि जो समाज के अधिकांश समूह से स्वाभाविक रूप से आज्ञा पालन प्राप्त करने का अधिकारी है, तो वह निश्चित मानव प्रभु उस समाज में प्रभुसत्ताधारी है और वह समाज उस मानव सहित राजनीतिक व स्वतंत्र समाज होता है। ऑस्टिन ने राज्य की प्रभुसत्ता की प्रकृति के विषय में जो कुछ कहा उससे निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
अर्थात जो उन्होंने परिभाषा दी उससे निम्न निष्कर्ष निकलेंगे कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय अथवा किसी राज्य में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कोष्ठक में संस्था के हाथों में सर्वोच्च तथा परम सत्ता होती है, जिसकी इच्छा राज्य का कानून होती है, और यह इसलिए है कि सभी संबंधित व्यक्तियों तथा उनके संघों पर अनिवार्यतः लागू होती है। यानी यह हाथों में सर्वोच्च तथा परम सत्ता होती है, किसके? एक समुदाय के या व्यक्ति के। दूसरा है प्रभुसत्ताधारी निश्चित मानव होता है, अर्थात जो प्रभुसत्ता का धारण करता है वह निश्चित ही एक मानव होता है और इन्हें जाना पहचाना जा सकता है और वे अपने विवेक के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। इसका अभिप्राय है कि वे अपनी इच्छा का निर्माण उसकी अभिव्यक्ति में उसका साकार कर सकते हैं। इस स्थिति में केवल वैधानिक प्रभुसत्ता ही रह सकती है, लोक राजनीतिक तथ्यता प्रभुसत्ता नहीं रह सकती। प्रभुसत्ता अविभाज्य है, क्योंकि राज्य प्रभु अन्य सत्ता की आज्ञा का पालन नहीं करता। उसकी इच्छा इस पर सब पर लागू है, परंतु वह किसी के नियंत्रण व आधिपत्य में नहीं है। निश्चित मानव प्रभु नैतिक अर्थ में अबुद्धिमतापूर्ण या अन्यायपूर्ण ढंग से कार्य कर सकता है, परंतु इस बारे में वैधानिक सिद्धांत की दृष्टि से यह कार्य महत्वहीन है। अगला है राज्य प्रभु राज्य के विशाल समुदाय से स्वाभाविक आज्ञा पालन प्राप्त करता है। इसका अभिप्राय है कि आज्ञा पालन स्वाभाविक हो, न कि कभी कभी की जाने वाली रस्म के रूप में। ऐसा निरंतर अविचलित तथा लगातार चलता रहना चाहिए। और यह विशाल समुदाय में यह भी असंभव है क्योंकि सभी आज्ञा पालन करें, लेकिन होना यह चाहिए कि अधिकांश भाग उसका बहुमत आज्ञा पालन कर रहा हो। अगला है आदेश कानून का सार। राज्य प्रभु जो इच्छा व्यक्त करता है वही कानून है। ऐसा करने में असफल होना दंड को निमंत्रण करना है। अतः राज्य के कानून को रीति अथवा प्रथा से भिन्न किया जा सकता है। कानून का स्वभाव आदेशात्मक है, जबकि प्रथा का स्वभाव ऐच्छिक। लोग प्रथाओं का पालन करें या ना करें, परंतु कानून का पालन ऐच्छिक रूप नहीं होता। संक्षेप में कानून लोगों के व्यवहार का नियामक है और राज्य प्रभु इस कानून का निर्माता एवं उसे लागू करने वाला है। प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के बिना कोई राजनीतिक समाज नहीं हो सकता। पदार्थ के पिंड के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। विशेषता है सर्वोच्चता, सर्वव्यापकता, अनियंत्रितता, अधेयता, अविभाज्यता व स्थायित्व। ऑस्टिन की जो सिद्धांत दिया उसके दोष क्या क्या हैं? ऑस्टिन का प्रभु सत्ताधारी न केवल एक निश्चित मानव प्रभु है, बल्कि वह सर्वोच्च व निरंकुश सत्ता का धारक भी है। ये कहा जा सकता है कि अभी तक कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसके ऑस्टिन द्वारा प्रस्तुत नमूने के शासक के साथ समानता की जा सके। चीनी शासक तारो, मुगल महाराजा रणजीत सिंह विश्व में सत्ता के मद में चूर शासकों तक ने किसी प्राकृतिक अथवा अति प्राकृतिक शक्ति के आगे अपना सिर झुकाया है। केवल विकृत मस्तिष्क वाला कोई तानाशाही ऑस्टिन के शासक का एकमात्र कल्पनीय उदाहरण हो सकता है। दूसरा है ऑस्टिन की प्रभुसत्ता का विचार पूरी तरह कानून के सागर में डूबा हुआ है। यह उन सामाजिक परंपराओं एवं प्रथाओं के महत्व की उपेक्षा करता है जो सुनिश्चित रूप में सभी को बाध्यकारी होती है। समाजशास्त्री कहते हैं कि लोग अपनी प्रथाओं का उसी तरह पालन करते हैं जैसे कि राज्य के कानूनों का। मैं केवल इन शासकों लोगों की प्रथाओं के साथ खिलवाड़ करने के विरुद्ध सचेत किया। तीसरा है ऑस्टिन का यह अर्थ भी तर्क जो विवादास्पद है कि राज्य प्रभु किसी अन्य शक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता। ये भी गलत माना इन्होंने और कहा कि अपितु समाज के विशाल भाग से स्वभावतः आज्ञा पालन करता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में इच्छा का ना सही परंतु कार्यों का विभाजन होता है और ऐसे विभाजन के बिना कोई सरकार प्रभावशाली काम नहीं कर सकती। राज्य में एक प्रभु नहीं 3 प्रभु होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। चौथा है ऑस्टिन प्रभुसत्ता के वैधानिक पक्ष को व्याख्यायित करता है। ये राजनीतिक तथा लोक प्रभुसत्ता के पक्ष को स्वीकार नहीं करता। ऑस्टिन कहता है कि प्रभुसत्ता समग्र रूप में जनता में अथवा निर्वाचक मंडल में समाहित नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का चरित्र अनिर्धारणीय है। किसी देश के मतदाताओं अथवा लोगों का विशाल निकाय अपनी विशिष्ट इच्छा नहीं रख सकता जिसे देश के कानून के रूप में कानून का रूप दिया जा सके। ऐसा राजनीतिक सिद्धांत के विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि एक कहावत है कि जनवाणी देववाणी। क्योंकि स्वेच्छाचारी विधायकों भी मतदाताओं के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता है।
अगला है ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के संदर्भ में संघीय प्रणाली का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तब एक कठिनाई होती है कि संघीय प्रणाली में केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच सत्ताओं का विभाजन होता है और प्रत्येक को अपने आवंटित क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त होती है। एक अर्थ में यह प्रभुसत्ता के विभाजन के समान दिखाई देती है। केंद्रीय सरकार के मुकाबले में प्रांतीय सरकारें सहस्त्रीय सरकारों का दर्जा रखती हैं। इससे पता चलता है कि न तो केंद्र और न प्रांत की सरकारों के पास सत्ता होती है, जिसे परम अनन्य अविभाज्य कहा जाए। ऑस्टिन की व्याख्या एकात्मक प्रणाली वाले राज्यों पर ही लागू हो सकती है। अगला है ऑस्टिन के सिद्धांतों पर बहुलवादियों ने भी सबल प्रहार किया। जो प्रभुसत्ता की धारणा को बहुल बनाना चाहते थे, डिग्वी, दुर्खिम, लिंडसे, बार्कर तथा लॉस्की। इनका मानना कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य को उन अनेक सामाजिक समूह व संघों के महत्व को अमान्य करने का अधिकार नहीं है जिनका अपना विशेष व्यक्तित्व है और जो लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य अन्य अंगों की तरह ही समान है, अन्य संघों की तरह ही समान है। सातवां है अंतर्राष्ट्रवादियों के प्रहार का उल्लेख कर सकते हैं। होब्स तथा रूसो के समान ऑस्टिन ने भी राज्य के बाहर अथवा उसके ऊपर किसी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इसके प्रत्येक राज्य का सामूहिक विनाश के शस्त्रों का निर्माण करने, विवादों का बल प्रयोग द्वारा निपटाने अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन करने का अधिकार है। 2 विश्व युद्धों में महाविनाश हमें यह शिक्षा देता है कि प्रभुसत्ता के ऐसे विचार को त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ऑस्टिन की संप्रभुता के बारे में और सामान्य जैन बौद्ध के द्वारा दी गई संप्रभुता के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।